जब सूरज को आखिरकार वह सच पता चल जाता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था, उसे मालूम पड़ता है कि ईशा और आकाश की शादी असली नहीं बल्कि मजबूरियों से बुना हुआ एक झूठ है। यह सच जानने के बाद सूरज सीधे ईशा के पास पहुंचता है। ईशा की आंखों में देखते हुए वह कहता है, मुझे सब पता चल गया है। आकाश तुम्हारा पति नहीं है। जिस दिन उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाया था, उसी दिन मुझे शक हो गया था, क्योंकि वह सिंदूर उसके नाम का नहीं, मेरे नाम का था। सूरज की बातें सुनते ही ईशा की वर्षों से दबाई हुई भावनाएं बाहर आ जाती हैं। वह रो पड़ती है और अपने दिल में छुपा हर दर्द, हर मजबूरी और हर कुर्बानी सूरज के सामने रख देती है। उसे बताती है कि कैसे उसने सूरज के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सारे अरमानों का बलिदान दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी समय दूसरी तरफ घर में एक अलग ही हलचल मची हुई होती है। ताई माँ सूरज के अस्थि विसर्जन की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक मोनिका दौड़ती हुई आती है और घबराकर कहती है, मम्मी जी, देवर जी का भूत आया है और वो आपको बुला रहा है। ये सुनकर ताई माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जब वे नीचे पहुंचती हैं, तो सामने जिंदा सूरज को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सूरज अपने एक्सीडेंट और आकाश की साजिश का पूरा सच सबको बता देता है। वह बताता है कि उसकी गाड़ी में बम लगवाने वाला कोई और नहीं बल्कि आकाश था। इतना ही नहीं, उसने ईशा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा रखा है। यह सच सुनकर ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने ईशा को कितना गलत समझा था। पछतावे में डूबी ताई माँ कहती है, मुझे उस बच्ची से माफी मांगनी है। अब सूरज फैसला करता है कि वह ईशा को आकाश की कैद से आजाद कराएगा। वह एक खतरनाक लेकिन शानदार प्लान बनाता है। उसकी योजना के मुताबिक ईशा शादी से पहले अपनी माँ से मिलने की जिद करेगी और इसी बहाने सूरज उसे सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इस मिशन के लिए सूरज बंटी को एक छोटा कैमरा देता है। वह कहता है कि कैमरा किसी भी तरह ईशा तक पहुंचाना होगा। अगले 48 घंटे हमारे लिए सबसे अहम है। बंटी कैमरा लेकर ईशा के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरा देने वाला होता है, तभी अचानक आकाश वहां आ जाता है। बंटी घबरा जाता है और तुरंत कैमरा छुपा लेता है। अब सवाल ये है कि क्या बंटी सही समय पर कैमरा ईशा तक पहुंचा पाएगा? क्या सूरज का मास्टर प्लान सफल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले 48 घंटों में सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और बताइए कि आप किसके साथ हैं, सूरज या आकाश। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आपने हमेशा के लिए खो दिया हो, वह अचानक आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर वापस आ जाए? और अगर वह वापस आए, तो क्या वह सिर्फ अपने प्यार को बचाने आएगा या अपने दुश्मनों का अंत करने? इंदौर की एक शाम थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाओं में बेचैनी घुली हुई थी। दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के अंदर ईशा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा शांत था। आकाश उसे लगातार समझा रहा था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सिर्फ 48 घंटे ईशा, उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि यह शादी प्यार नहीं, मजबूरी की जंजीर थी। उसकी माँ कावेरी अब भी आकाश और गुलाब सिंह के लोगों के कब्जे में थी। उधर शहर के दूसरे कोने में सूरज जिंदा था, जिसे पूरी दुनिया मृत समझ रही थी। वह एक गुप्त जगह पर अपने जख्मों से उबर रहा था। उसकी कार में बम लगाया गया था। वह मौत के मुंह तक पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बंटी रोज उसके पास आता और सारी खबरें देता। उस दिन भी बंटी का चेहरा उतरा हुआ था। भैया, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आकाश शादी की पूरी तैयारी कर चुका है। सूरज की आंखों में आग जल उठी। और ईशा, वह सिर्फ अपनी माँ के लिए सब सह रही है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर सूरज उठा। उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत थे। अब खेल खत्म होगा। बंटी ने चौंक कर पूछा, क्या करने वाले हो? सूरज मुस्कुराया, सच सामने लाऊंगा। उसी रात बंटी ने एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल दिया। वह बोला, भैया, ईशा और आकाश की शादी असली नहीं है। सूरज कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। क्या मतलब? सब नाटक है। आकाश ने मजबूरी का फायदा उठाया है। सूरज की सांसें तेज हो गईं। उसे अचानक हर वो पल याद आने लगा जब ईशा उससे दूर हुई थी। उसे एहसास हुआ कि ईशा ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था। उसने खुद को कुर्बान कर दिया था, सिर्फ उसके सपनों के लिए। उस रात सूरज सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ ईशा का चेहरा था। और तभी उसने फैसला कर लिया, अब वह छिपकर नहीं बैठेगा। अब वह लौटेगा, लेकिन इस बार सिर्फ प्रेमी बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर। एक ऐसा योद्धा जो अपने प्यार को आजाद कराएगा और अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। उसे नहीं पता था कि अगले 48 घंटे उसकी जिंदगी बदल देंगे, और यही 48 घंटे आकाश की बर्बादी का कारण भी बनेंगे।
अगली सुबह सूरज सीधे उस मंदिर पहुंचा जहां कभी उसने और ईशा ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वहीं बंटी उससे मिलने आया। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। भैया, मैंने ईशा दीदी की कसम तोड़ दी। सूरज ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम सच नहीं बताते तो शायद मैं जिंदगी भर गलतफहमी में रहता। बंटी की आंखें भर आईं। फिर उसने शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। कैसे आकाश ने कावेरी जी का अपहरण करवाया, कैसे ईशा को ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसने अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। सूरज हर बात सुनता रहा। हर सच उसके दिल को तोड़ रहा था, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत भी बना रहा था। तो उसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। हाँ भैया, और मैंने उसे गलत समझा। बंटी ने सिर झुका लिया। सूरज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसने उन्हें पोंछ दिया। अब रोने का वक्त नहीं है। फिर उसने एक बैग खोला। उसके अंदर आधुनिक उपकरण रखे हुए थे। एक छोटा कैमरा, एक ट्रैकर और कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइस। यह सब क्या है? बंटी ने पूछा। सूरज बोला, आकाश खुद अपने अपराध कबूल करेगा। कैसे? उसके अहंकार की वजह से। योजना तैयार होने लगी। बंटी को ईशा तक एक सीक्रेट कैमरा पहुंचाना था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। अगर आकाश को जरा भी शक हुआ तो सब खत्म हो सकता था। उधर आकाश अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। उसने शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे। सारा शहर उस शादी की चर्चा कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है और उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। शाम होते होते बंटी आखिर ईशा तक पहुंचा। ईशा उसे देखकर भावुक हो गई। सूरज, ठीक है? बंटी मुस्कुराया, पहले से ज्यादा मजबूत। ईशा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। आकाश आ रहा था। बंटी ने तुरंत कैमरा छिपा लिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगर वह पकड़ा जाता तो सब खत्म हो जाता। आकाश कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजरें शक से दोनों पर घूम रही थीं। क्या बातें हो रही हैं? ईशा ने खुद को संभाला। कुछ नहीं। आकाश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। कुछ देर बाद वह चला गया। तभी बंटी ने राहत की सांस ली। उसने कैमरा ईशा को दे दिया। दीदी, यह आपकी आजादी की चाबी है। ईशा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसे पहली बार उम्मीद दिखाई दी। शायद अब अंधेरा खत्म होने वाला था। रात गहरा चुकी थी। ईशा अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे एक मैसेज मिला। नीचे देखो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसे नीचे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। वह सूरज था। कुछ ही मिनट बाद दोनों एक पुराने बगीचे में मिले। कई पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ईशा रो पड़ी। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। सूरज ने उसकी आंखों में देखा। और मुझे लगा था तुम मुझे छोड़ गई। दोनों के बीच सालों का दर्द बह निकला। ईशा ने सारी सच्चाई बता दी। हर मजबूरी, हर त्याग, हर आंसू। सूरज सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भरता जा रहा था, लेकिन वह गुस्सा ईशा पर नहीं था। आकाश पर था, गुलाब सिंह पर था, उन सभी लोगों पर था जिन्होंने ईशा की जिंदगी को नरक बना दिया था। अब और नहीं, सूरज ने कहा। अब तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। ईशा ने डरते हुए पूछा, अगर उसने माँ को नुकसान पहुंचा दिया तो? सूरज मुस्कुराया। मैं सिर्फ प्यार करना नहीं जानता, लड़ना भी जानता हूँ। फिर उसने पूरा प्लान बताया। कैमरा, रिकॉर्डिंग, पुलिस, सब कुछ। ईशा को पहली बार लगा कि शायद जीत संभव है। जाने से पहले सूरज ने उसका हाथ थामा। बस 48 घंटे और उसके उसके बाद कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ईशा की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी उनकी बातचीत देख रहा था। वह आकाश का जासूस था और वह तुरंत अपने मालिक को खबर देने वाला था। खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका था। उधर सूरज के घर में शोक का माहौल था। ताई माँ अस्थि विसर्जन की तैयारी कर रही थी। सबकी आंखें नम थीं। उन्हें विश्वास था कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं है। तभी मोनिका दौड़ती हुई आई। मम्मी जी, भूत आ गया। ताई माँ चौंक गई। क्या बकवास है? देवर जी का भूत। घर में हड़कंप मच गया। सब नीचे भागे और वहां जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। सूरज सामने खड़ा था, जिंदा। ताई माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर अगले ही पल उसके सिर पर चपत मारी। नालायक, हमें डरा दिया। पूरा परिवार रो भी रहा था और हंस भी रहा था, लेकिन कुछ देर बाद माहौल गंभीर हो गया। सूरज ने बम वाली साजिश का सच बताया। आकाश का नाम सुनते ही सब सन्न रह गए। फिर उसने ईशा की कुर्बानी का सच भी बताया। ताई माँ का चेहरा बदल गया। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। मैंने उस बच्ची को कितना गलत समझा। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे उससे माफी मांगनी है।
सूरज ने उनका हाथ पकड़ा। वक्त आएगा ताई माँ, लेकिन पहले हमें उसे बचाना होगा। पूरा परिवार अब एकजुट था। सबने फैसला किया 48 घंटे में ईशा को वापस लाया जाएगा और आकाश को उसके अपराधों की सजा दिलाई जाएगी। युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 48 घंटे पूरे हो चुके थे। शादी का मंडप तैयार था। गेंदे के फूलों की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। मेहमान हंस रहे थे। शहनाइयां बज रही थी। लेकिन ईशा के लिए यह किसी जेल का आखिरी दरवाजा था। वह दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। आकाश बार बार मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि जीत उसके हाथ में है। बस कुछ देर और, उसने कहा, फिर तुम मेरी हो जाओगी। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ दरवाजे पर थीं। क्या सूरज आएगा या सब खत्म हो जाएगा? उसी समय उसके कैमरे में आकाश की धमकियां रिकॉर्ड हो रही थीं। वह खुद अपने अपराधों का सबूत दे रहा था। मंडप में फेरों की तैयारी शुरू हुई। पंडित मंत्र पढ़ने लगे। आकाश उठ खड़ा हुआ। ईशा को भी उठना पड़ा। और तभी धड़ाम, मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके से खुला। पूरा हॉल कांप उठा। संगीत बंद हो गया। हर नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। वहां सूरज खड़ा था, जिंदा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरे पर जख्म थे, लेकिन कदमों में अडिग आत्मविश्वास था। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। सूरज धीरे धीरे अंदर आया। मैं वापस आ गया हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाया, सूरज। और ठीक यहीं से शुरू होने वाला था वह युद्ध जो आकाश की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। क्या होगा जब एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ समझ चुकी हो, अचानक अपनी प्रेमिका की जबरन शादी के मंडप में आकर खड़ा हो जाए? मंडप में सन्नाटा छाया हुआ था। शहनाई की धुन एक पल में थम चुकी थी। सैकड़ों निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गई थीं। और दरवाजे पर खड़ा था सूरज। वही सूरज जिसकी अस्थियां बहाने की तैयारी उसके घर में हो चुकी थी। वही सूरज जिसे आकाश अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा मानता था। ईशा की आंखों में अविश्वास था। उसे लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसके होंठ कांपे। सूरज। सूरज की नजरें सिर्फ ईशा पर थीं। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि चाहे मौत भी हमें अलग करने की कोशिश करे, मैं वापस आऊंगा। ईशा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उधर आकाश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कुछ कदम पीछे हट गया। नहीं, यह नामुमकिन है। सूरज उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी आकाश। तुमने मुझे कमजोर समझा। आकाश ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया, इसे बाहर निकालो। 4 गार्ड सूरज की तरफ बढ़े, लेकिन तभी पीछे से बंटी, आरव और सूरज के कुछ भरोसेमंद लोग अंदर आ गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब मंडप शादी का नहीं, युद्ध का मैदान लग रहा था। आकाश ने गुस्से में दांत पीसे, तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? सूरज की आवाज गूंज उठी, सच। हॉल में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किस सच की बात हो रही थी? तभी सूरज ने सबके सामने एक ऐसा खुलासा किया जिसने माहौल बदल दिया। यह शादी झूठी है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। कुछ महिलाओं के मुंह से हैरानी की आवाज निकली। आकाश दिखा, झूठ। लेकिन सूरज नहीं रुका। सच यह है कि आकाश और ईशा का रिश्ता मजबूरी पर बना था। ईशा ने कभी इसे अपना पति नहीं माना। लोग फुसफुसाने लगे। आकाश का चेहरा तमतमाने लगा। चुप रहो, सूरज ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। आज चुप तुम रहोगे। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। सूरज ने आगे कहा, आकाश ने ईशा की मां का अपहरण करवाया। उसे धमकाया गया, मजबूर किया गया, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर इसने शादी का नाटक रचा। ईशा की आंखें झुक गईं। वह वर्षों से छुपा दर्द अब और नहीं छुपा पा रही थी। सूरज उसकी तरफ मुड़ा। ईशा, आज सच बोलने का समय आ गया है। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर ईशा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, यह सच है। बस इतना सुनना था। पूरा हॉल शोर से भर गया। मेहमान एक दूसरे से बातें करने लगे। कई लोग आकाश पर सवाल उठाने लगे। आकाश की नसें फूल गईं। उसने जोर से कुर्सी को लात मारी, हत्या की कोशिश की। तुमने ईशा की जिंदगी बर्बाद की, और अब तुम इस मजबूरी को शादी का नाम देना चाहते हो? आकाश ने पहली बार डर महसूस किया। उसे समझ आने लगा था कि सूरज सिर्फ जिंदा नहीं लौटा, वो पूरी तैयारी के साथ लौटा है। लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी दांव खेला। वह हंसने लगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सूरज। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। सचमुच, क्या सूरज के पास कोई सबूत था? क्या सिर्फ आरोप लगाकर वह आकाश को हरा सकता था? सूरज मुस्कुराया। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। सबूत भी है और गवाह भी। आकाश की आंखें फैल गईं।
उसे पहली बार लगा कि शायद खेल वास्तव में पलट चुका है। और अगले ही पल बंटी आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिसमें छुपा था आकाश की बर्बादी का पूरा सच। क्या होगा जब किसी खलनायक की सबसे बड़ी हार उसकी अपनी जुबान बन जाए? हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की नजर अब बंटी के हाथ में पकड़े टैबलेट पर थी। आकाश बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूरज क्या करने वाला है। बंटी ने गहरी सांस ली और स्क्रीन को बड़ी एलईडी से कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। वीडियो की शुरुआत ईशा के कमरे से हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक आवाज सुनाई दी। आकाश की आवाज। तुम्हारी माँ सुरक्षित है, लेकिन तभी तक जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी। हॉल में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। कुछ लोग हैरानी से स्क्रीन देखने लगे, कुछ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। आकाश ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह फर्जी वीडियो है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ता रहा। अब उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि आकाश ईशा को धमका रहा है। अगर शादी से पीछे हटी तो तुम्हारी माँ की लाश मिलेगी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। एक महिला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एक बुजुर्ग आदमी ने गुस्से से सिर हिलाया। अब किसी को कोई शक नहीं था। आकाश की सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। आकाश पसीने से भीगने लगा। उसने गुस्से में एलईडी की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सूरज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। भाग कहाँ रहे हो? आकाश ने उसे धक्का देने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से। लेकिन सूरज टस से मस नहीं हुआ। वीडियो चलता रहा। अब स्क्रीन पर वह हिस्सा आया जहां आकाश अपने आदमियों से बात कर रहा था। कावेरी को ऐसी जगह रखो जहां कोई पहुंच ना सके। यह सुनते ही पूरा हॉल भड़क उठा। अब लोग खुलकर आकाश के खिलाफ बोलने लगे। शर्म करो, ये अपराधी है, इसे पुलिस के हवाले करो। आकाश की दुनिया बिखरने लगी। उसने गुस्से में बंटी की तरफ देखा। तूने मुझे धोखा दिया। बंटी मुस्कुराया। धोखा नहीं, न्याय किया है। आकाश ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। ईशा डर गई, लेकिन सूरज बिल्कुल शांत खड़ा था। आकाश ने पिस्तौल उसकी तरफ तान दी। एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। कुछ सेकंड के लिए माहौल जम गया। हर किसी की सांस अटक गई। लेकिन तभी सूरज मुस्कुराया। तुम हमेशा यही गलती करते हो। क्या तुम सोचते हो कि डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है? इतना कहकर सूरज ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। पिस्तौल हवा में लहराई। लोग चीख उठे। एक गोली छत में जा लगी। धमाके की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन अगले ही पल सूरज ने आकाश को जोरदार मुक्का मारा। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। पिस्तौल दूर जाकर फिसल गई। सूरज ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अब बताओ, कावेरी जी कहाँ है? आकाश दर्द में कराहते हुए भी हंस पड़ा। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तभी बंटी दौड़ता हुआ आया। उसके फोन पर कॉल था। भैया, क्या हुआ? लोकेशन मिल गई। सूरज की आंखों में चमक आ गई। असल में कैमरे के जरिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, उससे जुड़ा ट्रैकर आकाश के नेटवर्क तक पहुंच चुका था और उसी से कावेरी जी की कैद वाली जगह का पता चल गया था। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, सूरज ने कहा, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय हॉल के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। लाल और नीली बत्तियों की चमक खिड़कियों से अंदर दिखाई देने लगी। मेहमान दरवाजे की तरफ देखने लगे। आकाश समझ गया, उसकी गिरफ्तारी अब सिर्फ कुछ मिनट दूर है। लेकिन क्या वह इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वह अपना सबसे खतरनाक दांव खेलने वाला है? यह सवाल हवा में तैर रहा था और आने वाले कुछ मिनट तय करने वाले थे कि जीत सूरज की होगी या फिर आकाश आखिरी बार खेल पलट देगा। क्या होगा जब एक खलनायक जिसने खुद को अजेय समझ लिया हो अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया बिखरते हुए देखे? और क्या होगा जब एक बेटी जिसने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी हो आखिरकार अपनी माँ को फिर से अपने सामने खड़ा पाए? मंडप के बाहर पुलिस सायरनों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। जीत का विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ईशा की सांसें तेजी से चल रही थी। उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी, माँ। वह बार बार यही सोच रही थी, अगर कहीं देर हो गई तो, अगर आकाश के लोगों ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? तभी बंटी तेजी से सूरज के पास आया। उसके हाथ में फोन था। भैया, पुलिस टीम गोदाम तक पहुंच चुकी है। सूरज ने तुरंत पूछा। कावेरी जी, अभी अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह सुनते ही ईशा की आंखों में डर उतर आया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, मेरी माँ को बचा लेना। उधर आकाश अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तुम लोग जीत गए? वह हंसते हुए बोला। इतनी जल्दी खुश मत हो। सूरज ने उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या मतलब है तुम्हारा?
आकाश की आंखों में वही पुरानी शैतानी चमक लौट आई। गोदाम में सिर्फ मेरे आदमी नहीं है, वहां मौत भी इंतजार कर रही है। ईशा का दिल धड़क उठा। क्या किया तुमने? आकाश मुस्कुराया। अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पूरे गोदाम में विस्फोट हो जाएगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ सेकंड के लिए जैसे समय रुक गया। ईशा की आंखों से चीख निकल गई। नहीं। लेकिन सूरज बिल्कुल शांत रहा। वह आकाश को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। झूठ बोल रहे हो। आज भी तुम्हें लगता है कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ? आकाश ने जवाब दिया। उसी समय सूरज का फोन बजा। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। सूरज ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर थे। सर, कावेरी जी सुरक्षित हैं। ये सुनते ही सूरज की आंखों में चमक आ गई। लेकिन इंस्पेक्टर आगे बोले, और एक बड़ी खबर है। क्या? गोदाम में बम भी मिला था, लेकिन हमारी टीम ने समय रहते उसे डिफ्यूज कर दिया। बस इतना सुनना था। आकाश के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सूरज ने फोन स्पीकर पर कर दिया ताकि सब सुन सके। पूरे हॉल में तालियों और खुशी की आवाज गूंज उठी। ईशा जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू अब डर के नहीं, राहत के थे। माँ सुरक्षित है। वह बार बार यही दोहरा रही थी। तभी हॉल का मुख्य दरवाजा खुला। सभी की नजरें उधर घूम गईं। दरवाजे से पुलिस अधिकारी अंदर आए और उनके पीछे कावेरी जी थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन जिंदा। ईशा ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, वह पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ी। माँ! कावेरी जी ने भी अपनी बाहें फैला दी। अगले ही पल माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर रो रही थी। पूरा हॉल भावुक हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कावेरी जी ने ईशा के सिर पर हाथ फेरा। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तुझे इतना सब सहना पड़ा। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहिए माँ, बस आप मेरे पास है, यही काफी है। सूरज दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। यही वह पल था जिसके लिए उसने मौत से लड़ाई